सीधा साधा, क्योंकि हम ही हैं असली। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधा साधा। कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। वही उत्तर प्रदेश जिसने देश को सबसे अधिक प्रधानमंत्री दिए हैं, वही उत्तर प्रदेश जहां से 80 सीटें लोकसभा की आती हैं। अहम राज्य, अहम मुद्दे के साथ में हम बात करने वाले हैं अमिताभ त्रिपाठी जी से कि जो राजनीति में उबाल चल रहा है यूपी की, और क्या बवाल चल रहा है यूपी की, इस पे चर्चा करेंगे। अमिताभ सर, पहले शुक्रिया आपका कि आप हमारे प्रोग्राम में आए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे हमसे चर्चा करने के लिए जुड़े हैं। अमिताभ सर, अभी से ही अनाप शनाप बयानबाजी या ख्वाबों की एक जो दुनिया बनाने की जो कोशिश सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कर रहे हैं, क्योंकि कभी पिछड़े की बात वो करने लगते हैं, कभी जो है वो इंडिया जो उन्होंने बनाया है सियासी ग्रुप उसकी बात करने लगते हैं। लेकिन यूपी में जिस तरह का हाल उनका नज़र आता है, मुझे तो नहीं लगता कि कोई बहुत अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन में वो नज़र आ रहे हैं। लेकिन फिर भी उनकी जो अनाप शनाप बयानबाजी है, जो मुगेरी लाल के सपने हैं, वो कम होने का नाम नहीं ले रहे। सही आपने शब्दों का चयन किया है जी। ये बात मुझे भी थोड़ा सा आश्चर्य करती है जी। और हमारे बहुत से पत्रकार मित्र जो राजनीतिक बीट कवर करते हैं जी जी और जो समाजवादी पार्टी को जानते हैं, उनसे मैं इस संबंध में चर्चा करता रहता हूँ जी कि रोज़ सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव जी के जो बयान आते हैं या जो पोस्ट वो लगाते हैं। अभी कल ही मैं देख रहा था, उन्होंने लिखा कि पीडीए हराएगा एनडीए जी। फिर बताया कि 80 सीटें भाजपा की हम हरा के और भाजपा को सत्ता से उतार देंगे जी। तो मैं इसको जानने की कोशिश कर रहा था कि उनके इस विश्वास का आधार क्या है जी। तो जो बातचीत मेरी हुई उसके आधार पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम टाइम मशीन में आज होते जी और हमारे पास टाइम मशीन जैसी कोई चीज़ होती और उससे हम मेजरमेंट किसी का कर पाते कि आदमी जो है वो टाइम के लेवल पर किस जगह पर स्टक हो गया है या अटक गया है जी, तो हमको ये पता लगता कि अखिलेश यादव जी अपने पिताजी के समय में अटके हुए हैं राजनीतिक रूप से जी। उनकी ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, मजाक की बात नहीं है, गंभीरता से कह रहा हूँ कि जिस प्रकार की राजनीति उनके पिताजी ने शुरू की थी जी सामाजिक न्याय के नाम पर, उसके बाद से देश की राजनीति में, समाज में बहुत परिवर्तन आ गया है। उत्तर प्रदेश में भी बहुत परिवर्तन आ गया है जी। अखिलेश यादव जी को ऐसा लगता है कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की बात करके वो उसी तरीके का एक जातीय ध्रुवीकरण करने में सफल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है जी। 1990 के दशक में उनके पिताजी ने जब सामाजिक न्याय की बात शुरू की थी, जैसे फूलन देवी को उन्होंने बाहर निकाला और जेल से, तो सही मायने में जो ओबीसी समाज है जी, उसकी विभिन्न जातियों को गोलबंद करने का प्रयास उन्होंने किया था जी। लेकिन धीरे धीरे जब सत्ता आई तो सत्ता का जो पूरा संस्थान है उसका केंद्रीकरण कुछ जातियों के इर्द गिर्द ओबीसी में भी रह गया और उसके बाद सबको पता लगा कि वो तो केवल एक परिवार के इर्द गिर्द हो गया और उस पूरी सामाजिक न्याय की व्यवस्था का जो राजनीति का जो फल है वो जाके सैफई में अटक गया और सारा का सारा फल जो है वो आनंद उन लोगों ने लिया। ये बात उत्तर प्रदेश में ओबीसी समाज के लोगों को पता लग चुकी है। अब ये बात इनको समझ में नहीं आ रही। इन्होंने, अखिलेश यादव जी ने, देखिए जब से ये स्वयं भी सत्ता में रहे या जब से इनकी पार्टी का प्रमुख ये स्वयं बने हैं जी, इन्होंने किसी को आगे नहीं आने दिया। किसी भी, भारतीय जनता पार्टी को आप देखिए दूसरी तरफ, राजनीतिक रूप से ही अगर हम देखें, भारतीय जनता पार्टी माइक्रो लेवल पर जी हर ओबीसी समाज के छोटी छोटी जातियों को निकालकर उनकी लीडरशिप डेवलप कर रही। संजय निषाद समाज का, ओपी राजभर की बात कर ली जाए, अनुप्रिया पटेल की बात कर ली जाए, और उनको मंच दिया जाता है जी। किसी को कैबिनेट में दर्जा दिया जाता है, किसी को प्रदेश की सरकार में हिस्सेदारी दी जाती है। तो सही मायने में जो सामाजिक न्याय का तरीका है वो तो यही है कि आप उसको सम्मान भी तो दीजिए, भावनाएं भड़काने के लिए आप उससे स्टेटमेंट दिलवाइए, कहिए कि भाई जाइए आप एक जाति के खिलाफ विश्वमन करिए, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य से करवा रहे हैं ये, और उसके बाद आप जब वो लाभ लेने की बारी आए तो केवल आप एक परिवार तक उसको सीमित कर दें। ये बात उत्तर प्रदेश की जनता जान गई है जी।
एक बात आपने कही कि लगभग सीटें जीतने वाले हैं, जो उनका दावा है। सर्वे आ रहे हैं लगातार, अमिताभ सर आप भी देख रहे होंगे, लगातार आप भी कहीं ना कहीं वॉच कर रहे होंगे। 80 सीटें और सर्वे की बात करें तो कितनी मिल रही हैं, या आपसे भी छुपा हुआ नहीं, हमसे भी छुपा हुआ नहीं है, तो आखिर इसका जो मूल आधार है, जो उनकी बात कहने का है, वो क्या कॉन्फिडेंस नज़र आता है? क्या कांग्रेस उनके साथ है इसलिए नज़र आता है, या हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ और दल, यानी लोकदल की बात करें या कुछ और दलों की बात करें, अगर वो जुड़ते हैं या उनके साथ जुड़े हुए हैं, क्या ये उनसे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि 80 सीटों पे हम फाइट करेंगे और जीतेंगे, या ये सिर्फ एक कह सकते हैं कि दिन में ख्वाब देखने की बात है? देखिए, अखिलेश यादव जी का जो मैनेजमेंट है, पॉलिटिकल मैनेजमेंट, वो अप टू द मार्क नहीं है जी। और वो राजनीति को वो इसलिए है क्योंकि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वो असुरक्षा की भावना से ग्रस्त रहते हैं जी। अपनी पार्टी में अपने चाचा को ही उन्होंने आगे नहीं आने दिया जी। इस भावना के साथ कि कहीं ऐसा ना हो कि लीडरशिप मेरे हाथ से निकल जाए जी। तो ये जो सबसे बड़ा विषय है, और अगर आप राजनीति कर रहे हैं और वास्तव में सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, तो ओबीसी में केवल एक ही वर्ग तो है नहीं, बहुत से वर्ग हैं, सबको आपको साथ लेकर चलना पड़ेगा। और दूसरा, आपकी राजनीति का आज आधार केवल ये नहीं हो सकता कि एक जाति विशेष के विरुद्ध पूरा ये चाहते हैं कि पिछड़ा और दलित मिलकर केवल 2-3 जातियों के खिलाफ जहर उगले और उससे ध्रुवीकरण हो, वो संभव नहीं है जी। लेकिन इसमें एक बात और नाम भी आया, हालांकि आपने भी नाम लिया, राजभर, ओपी राजभर का जिक्र आपने किया। ये ओपी राजभर वही हैं जो बीते दिनों अखिलेश के साथ में नजर आते थे, आज ये बीजेपी के साथ में खड़े हैं। और बड़ी बात ये थी कि जो पिछड़ा का कॉम्बिनेशन की बात करते हैं वो तो अब बीजेपी के साथ में नजर आता है, चाहे ओपी राजभर की बात करें, निषाद जैसा हम कह ही रहे हैं, संजय निषाद, या इसके अलावा अनुप्रिया पटेल की बात करें, कि ये जितने पिछड़े जो राजनीति करते हैं वो तो अब बीजेपी के साथ में खड़े हैं। तो जो सीटों का अंतर है, क्या जो कॉम्बिनेशन बीजेपी के साथ आया है, क्या उसके आने के बाद जो 4-5 सीटें इनके पास हैं, क्या आंकड़ा उससे बढ़ पाएगा आपकी नज़र में, या वही का वही रहने वाला है? क्योंकि ये सपने देख रहे हैं 80 सीटों के, आपके हिसाब से ये क्या हो सकता है? देखिए, अखिलेश यादव जी को एक बात नहीं समझ में आ रही है, या जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं उनको एक बात नहीं समझ में आ रही। हिंदुत्व की जो परिभाषा है और हिंदुत्व का जो सामाजिक समीकरण है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बिल्कुल बदल गया है। 1990 के दशक में हिंदुत्व कहीं न कहीं प्रतिक्रियावादी था, यानी कि वो हिंदुत्व का आंदोलन जो है एक रिएक्ट कर रहा था अल्पसंख्यकवाद की जो उनकी जो बात थी कि देश में एक तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है, उसके खिलाफ एक रिएक्शन था वो। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी विभिन्न आयामों ने हिंदुत्व को एक रचनात्मक स्वरूप से सामाजिक समीकरण के रूप में नीचे तक पहुंचा दिया है। वो सामाजिक समीकरण यह है कि हर पिछड़ा और वर्ग का समाज और दलित वर्ग का समाज अब ये मान कर चलता है कि हिंदुत्व एक बहुत बृहद परिवार है और उस परिवार में हमारा भी स्टेक है, हमको भी भागीदारी मिलती है, हमको भी सम्मान मिलता है। इसलिए वो जो एक 1990 का जो नैरेटिव सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस का होता था वो अब नहीं है। अखिलेश यादव जी इस बात को नहीं समझ पा रहे। बिल्कुल। और एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था आपकी बातों से, मैं सवाल सोच रहा था कि कभी मायावती, कभी कांग्रेस और कभी पूरे का पूरा कुनवा, तो क्या अखिलेश यादव, क्योंकि अब तो उनके पिता भी उनके साथ नहीं है जैसा कि हम जो बात कह रहे हैं, तो ऐसे में क्या अखिलेश यादव जो यूपी की राजनीति में अपने आप को सबसे अग्रणी नेता मान के चल रहे थे, क्या अब जो उनका कद है राजनीति में वो वैसा नहीं रहा और वैसा नज़र भी नहीं आ रहा? क्योंकि लगातार 3-4 इलेक्शन अगर देखें, चाहे 17 की बात करें, 19 की बात करें, 22 की हम बात करें, लगातार उनको करारी हार का मुँह देखना पड़ा, यानी कि उनकी पार्टी को मुँह देखना पड़ा है। ऐसे में अगर विधानसभाओं की भी बात करें तो कई विधायक उनके पास से जो है पाला बदलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर एमपी की बात करें 2 से 3 एमपी उनके इस समय पार्लियामेंट में नजर आ रहे हैं। तो ये जो ऊपर ले जाने की जो राजनीति अखिलेश यादव का लगातार बयानों से लगता था, क्या नहीं लगता कि अब उनके ही पॉलिसी की वजह से या उनकी ही नीतियों की वजह से समाजवादी पार्टी का ग्राफ जो है वो तेजी से डाउन हो रहा है? देखिए, आप उत्तर प्रदेश में जाकर मुझे नहीं पता कि अखिलेश यादव जी कहाँ से फीडबैक लेते हैं। जी। उत्तर प्रदेश में आप चले जाइए ज़मीन पर, समाजवादी पार्टी में वर्षों से काम करने वाले लोगों से आप बात करके देखिए। जो मुस्लिम समाज है उसको लगता है कि समाजवादी पार्टी उनको बंधुआ मजदूर की तरह ट्रीट करती है। क्यों ये कह रहा हूँ? किसी भी नेता को आगे नहीं करते, किसी भी बड़े नेता को मंच शेयर नहीं करवाते हैं,
वन मैन शो रहता है उनका। 2022 में भी प्रचार किया, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री से लेकर निचले स्तर का, बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता भी एम्पावर्ड था, वो अपने स्तर पर प्रचार कर रहा था, मंच सभी लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी। ये मैं स्वयं देख रहा था उस समय कि केवल एक आदमी प्रचार कर रहा था। रैली एक दिन में जितनी भी होगी वो अखिलेश यादव की स्ट्रेटजी भी वही बनाएंगे, बूथ लेवल की स्ट्रेटजी वही बनाएंगे, राष्ट्रीय स्तर की वही बनाएंगे, हर जगह केवल एक व्यक्ति दिखेगा। तो ये इन्होंने कांग्रेस से, ये जो मुझे लगता है जब राहुल गांधी के साथ इन्होंने गठबंधन किया तो उस समय उनकी विचारधारा इन्होंने ले ली, वन मैन शो। तो उससे जो ये परिवारवादी विचारधारा के साथ जो बढ़ रहे हैं, इससे समाजवादी पार्टी के लोग, कार्यकर्ता जान ही नहीं पाता है कि हमको करना क्या है, क्योंकि हम कर कुछ रहे हैं, अंत में हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। मुसलमानों की बात ये करते हैं, मुसलमानों से रिलेटेड वास्तव में मुसलमानों को भड़काने वाले विषय अखिलेश यादव जी उठाते हैं, लेकिन उनके एम्पावरमेंट के लिए इन्होंने कोई प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है केंद्र में और प्रदेश में, उन्होंने उनके लिए, उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए लगातार प्रयास किया और प्रयास कर रहे हैं। पसमानदा मुसलमानों के बीच में जाके सम्मेलन हो रहा है, विचारधारा के विषय पर वो अलग बात है, लेकिन किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, उसकी आर्थिक सामाजिक स्थिति में सुधार हो, इनकी तरफ से आप देखिए कभी कोई प्रयास ही नहीं होता। सवेरे हम देख लेते हैं कि सोशल मीडिया पर एक पत्रकार की तरह अखिलेश यादव जी एक बहुत अच्छे पत्रकार हो गए हैं उत्तर प्रदेश में। कहाँ से कौन सी खोजी पत्रकारिता में सरकार के खिलाफ कौन सा वीडियो या ट्वीट करना है वो करके, और उसके बाद फिर अपना सोचते हैं कि इससे हमारा जनाधार बढ़ रहा है। अमिताभ सर, आपने कहा कि अभी कोई साथ में नहीं है, लेकिन मैं जहाँ तक देख रहा हूँ दीवार फिल्म को मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है, मेरे पास माँ है, तो शायद अखिलेश यादव अब ये नहीं कह रहे होंगे मेरे पास चाचा है। अब चाचा जी का क्या है और चाचा जी के साथ उनके कैसे संबंध है, ये तो कितने वो तो पारिवारिक मामला है, उसमें हमको बोलना भी नहीं चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव जी जब तक अपनी जो कार्यशैली है उसको जब तक चेंज नहीं करेंगे और जब तक जो जमीनी हकीकत है उसको नहीं समझेंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य के माध्यम से अब वो भड़काने वाली राजनीति करके उत्तर प्रदेश में जनाधार नहीं बढ़ा सकते, मुसलमानों को भड़काकर जनाधार नहीं बढ़ा सकते। बिल्कुल, आपको रचनात्मक रूप से काम करके कुछ अल्टरनेटिव विजन देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को काउंटर करना, तो ये कह के कि वो बड़े खराब हैं, खराब वो दिखने भी चाहिए, और आप उनको दिखाइए। आप दिखाई नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो खराब जैसा कुछ दिखे तब तो आप दिखाएं, या तो फिर आप कोई वैकल्पिक विजन दीजिए। आप दोनों चीजें करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। चलिए, और चर्चा के लास्ट में एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि अगर हम देखें कि एनडीए की और इंडिया की जो सियासी इंडिया है इसकी बात करें, इन दोनों की लड़ाई में चूंकि अखिलेश यादव भी उनके साथ हैं, यूपी की अगर बात करें तो कितना आपस की जो फाइट है उसको कैसे देखते हैं, कितनी ये दिलचस्प होने वाली है, कितनी चुनौतीपूर्ण होने वाली बीजेपी के लिए और खासकर एनडीए के लिए, क्या लग रहा है आपको? देखिए, मैं आपको बताऊं, मुझे तो स्थिति देखकर उत्तर प्रदेश की ऐसी लगती है कि अगर कांग्रेस अच्छे ढंग से प्रयास करे तो अंत में लोकसभा सीटों के मामले में समाजवादी पार्टी से ज़्यादा सीटें वो ला सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी सर्वे बता रहे हैं कि 2 सीटें, शायद अमेठी की सीट भी अगर राहुल गांधी जी आते हैं तो कांग्रेस जीत सकती है। तो 2 हो गई। कांग्रेस अगर बहुत ज़्यादा प्रयास करे कोई 1-2 सीट कहीं से निकाल सकती है। और अखिलेश यादव जी का जो मामला है वो तो हम और आप देख ही रहे हैं। उस संदर्भ में मैंने आपसे बोला कि अगर ये है इनकी स्थिति, कांग्रेस हो सकता है कि इनसे 1-2 सीट ज्यादा ही रहे, या फिर दोनों लोग बराबर रहे। कॉम्पिटिशन 4 से 5 सीटों के बीच के। जी बिल्कुल। तो अमिताभ सर ने बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों के बारे में बताया कि कैसे यूपी की राजनीति में जो अखिलेश यादव हैं वो भले ही बढ़ चढ़ के बयानबाजी करते हैं, भले ही बहुत सारे मामलों पे अपना ट्वीट के माध्यम से, जैसा कहा भी अमिताभ सर ने कि अच्छे पत्रकार हो सकते हैं और अच्छे नेता तो खैर वो अभी देखना होगा कि 2024 के चुनाव में किस तरह से चीज़ें निकल कर सामने आती है। लेकिन अब तक जो 2-3 उनके एग्ज़ाम हो चुके हैं, परीक्षा हो चुकी है, खासकर 22 की बात करें, 19 की बात करें, 17 की बात करें, सब में वो पूरी तरह से बैक फुट पे नजर आए हैं। वैसे में बड़ा सवाल यही है कि इंडिया के साथ जिस तरह से वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्या वाकई वो यूपी में आगे बढ़ पाएंगे? क्योंकि सर्वे तो ये नहीं बता रहे हैं, सर्वे तो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की पार्टी यूपी में जहां उनका गढ़ है, कम से कम 100 से ज़्यादा उनके विधायक हैं, वहां पर भी वो 4 से 5 सीटों पर सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। अमिताभ साहब, आपका शुक्रिया, आपने अपना जो कीमती वक्त हमको दिया और अच्छे मुद्दों पे बात की। फिलहाल आप लगातार सीधा साधा देखते रहिए, हम ऐसे अहम और ज़रूरी मुद्दे आपके सामने लेकर आते रहेंगे, आपसे बात करते रहेंगे। आप लगातार हमारे
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि हम लगातार जो ज़मीनी मुद्दे हैं, अहम मुद्दे हैं और सबसे बड़ी बात जो मुद्दे आपसे जुड़े हुए हैं, हम उनको लेकर आते हैं, स्पष्ट बात करते हैं, स्पष्ट तरीके से आपके सामने जो नज़रिया है वो रखते हैं ताकि आप सच को समझ सकें। हम सच की बात करते हैं ताकि आप तक सच्चाई पहुंच सके। तो आप सबका शुक्रिया, लगातार बने रहें और देखते रहे सीधा साधा। नमस्कार।